हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे माँ बाप ने मुझे खाने में जहर दिया और सोचा मैं मर गई और मुझे कचरे में फेंक दिया। वह मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उनकी इज्जत तार तार हो गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अच्छे इंसान की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए कहने लगी, मालकिन, मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तब वह बोली, आप आज अपने बिस्तर की चादर हटाकर खुद देख लेना। आपको सब पता चल जाएगा कि मालिक आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैंने जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि मेरी चादर के नीचे तो मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने जॉब करने नहीं दिया। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर जाने ही नहीं देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे पापा से कहीं ज़्यादा थी। वह कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसलिए मुझे नौकरी नहीं करने देता। बस इसी वजह से उन दोनों की लड़ाई होती रहती थी। मम्मी हमेशा अपने दोस्तों की बातों में आकर पापा से झगड़ा किया करती थी। उनके दोस्त हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी भी यही सोचती कि मैं भी एक से एक चीज़ महंगी खरीदूं। उन्हें अपनी गरीबी बहुत ही बुरी लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। बस पापा इतना कमा लेते थे जिससे हमारा खर्चा बहुत अच्छे से चल सकता था। जब मैं पैदा हुई तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि मैं अपाहिज हूँ तो वह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे थे। उन्हें स्वस्थ बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह सब कहने में शर्मिंदगी हो रही थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। उन्हें भी मेरे अपाहिज होने पर शर्मिंदगी थी। मैं सारा दिन रोती रहती। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती थी, और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई। मुझे पापा कहीं भी नहीं जाने देते थे। मैं मम्मी पापा की पढ़ाई लड़ाई देखकर बड़ी हुई थी। मम्मी की ही तरह दिखने में मैं भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरत दिल खोल कर दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते थे, इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों से चल सकती। अब कौन इससे शादी करेगा, हमेशा हमारी ज़िंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल कभी कभी चाहता कि मेरे माँ बाप भी मुझसे प्यार करें, लेकिन वह तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वह तो बस एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और वह दोनों एक दूसरे से अलग भी होना चाहते थे। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी, क्योंकि अगर वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देते तो दादी ऐसा होने नहीं देती। और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई, और तो कोई मुझे पूछने तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था, और बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं उस दिन बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी को भी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी बढ़ गई। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। क्या पता मैं ठीक हो जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में घर में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझसे मना कर दिया था कि यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ जो मुझे इतने प्यार से खाना खिला रही है, और अपने हाथों से खाना भी खिला रही है। मगर मुझे नहीं पता था कि वह मुझे मारना चाहती है और मुझे खाने में जहर खिला रही है। जैसे ही मैंने खाना खाया मैं बेहोश हो गई, और मम्मी पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। तभी मुझे उठाकर एक दूर जगह ले गए और उन्होंने मुझे वहाँ कचरे के ढेर में जाकर फेंक दिया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। मैंने सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वह खुद को मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आँच भी नहीं आने देते। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा से बचाते हैं। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ भी नहीं काँपे थे। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वह तो मुझे मारना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे।
एक दूसरे से अलग होकर अपनी नई दुनिया बसाना चाहते थे और उनके इस काम में मैं सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन इसमें मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? मुझे किसी अनाथ आश्रम में डालाते। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती अगर उस समय किसी भले इंसान ने मेरी जान न बचाई होती। मैं अस्पताल में थी। मैं बहुत हैरान थी कि आज के दौर में ऐसा कौन करता है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे जहर देकर मार ही डाला था। मेरे लिए भगवान की तरह एक आदमी आया था जिसने मुझे धूप में जलते हुए छाँप दी थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें यहाँ किसने फेंक दिया और जहर किसने दिया। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझसे अपाहिज होने की वजह से मुझे नफ़रत करते थे, इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मुझे जहर दिया और मार डाला। लेकिन मैं बच गई। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था। उम्र भी कोई उसकी ज़्यादा नहीं थी। यही कोई 24 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वह मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वह मुझे अमीर घराने का लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में और कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे तो पहले बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि किसी गैर मर्द के घर में मैं कैसे रुक सकती थी। इतनी समझ उस टाइम मुझ में थी, क्योंकि बचपन से इतना कुछ झेल चुकी थी, इतना कुछ सुन चुकी थी कि मुझे दुनियादारी की समझ अच्छे से हो गई थी। लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं कर लूँगी। तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत नौकर हैं। फिर वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजर गया और इस तरह मैं 18 साल की हो गई। धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगी थी। जिस तरह मेरी केयर करता, मेरी परवाह करता, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन मैंने उससे कभी नहीं कहा, क्योंकि यह बात मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक उसने ही अपने मुंह से बोल दिया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। अच्छा भला इंसान क्यों मुझसे शादी करेगा? मगर ये सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी और उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराई, मुझे हर चीज़ ला कर दी और फिर एक दिन मुझसे शादी भी कर ली। मुझे तो सब सपना लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी Received खुशियाँ लिखी Paytm थी? payment मुझे of विश्वास ही नहीं आ रहा 38 था। मैं उसके rupees. साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मेरे जैसे अपाहिज को इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम अजय था। रोज़ काम से वापसी पर वह मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता ज़रूर लाता। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता था। मैं उसी के लिए रोज़ाना सजती और संवरती थी। उसने मुझे अपने काम के बारे में बताया था कि वह बहुत बड़ा बिजनेस का करता है और उसके पास बहुत पैसा है। मुझे अपने साथ ले जाते हैं। उसे कभी शर्म भी महसूस नहीं होती थी। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती थी। उसके सब फ्रेंड हैरान होते थे कि वह खुद तो इतना हैंडसम इंसान है और उसने कैसे एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं बहुत थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम ही होती है और किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरी खुशियों को नज़र ना लगाना। मैं और अजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन एक नौकरानी मुझे खाना देने के लिए आई और मुझसे कहा, मालकिन, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब उसने कहा, मालकिन, आप आज रात को मालिक के सोने के बाद आपकी चादर ज़रूर हटाकर देखना। मैंने पूछा तो बोली, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बस आप मुझसे और ज़्यादा कुछ ना पूछें। मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। मुझे अपनी नौकरी प्यारी है और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात ध्यान रखना, मेरी यह बात साहब को मत बताइएगा, वरना वो मुझे काम से भी निकाल देंगे। मेरी तो रोज़ी रोटी यहीं से चलती है। मैं अभागन कहाँ जाऊँगी? मैं उसकी बातों पर हैरान थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता था तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी। न जाने क्यों एक पल में ही मैंने अपने पति पर शक कर लिया कि ऐसे मेरे बेड की चादर के नीचे ऐसा क्या है जो मुझे आज तक नहीं पता था। अजय के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड से चादर हटाई और देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। पूरा आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा, क्योंकि वहाँ तो हाथ से बनी हुई 4-4 गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन सबकी टांगें टूटी हुई थी, उन पर सुइयाँ लगी हुई थी। यह सब देखते ही जैसे मेरे अंदर तो कपकपाहट आ गई। वह सभी गुड़ियाँ मेरी हमशक्ल थी।
मैं बहुत डर गई। मैं सच में उलझी हुई थी। मैंने अजय से पूछना चाहा, फिर उस नौकरानी की बात मुझे याद आ गई। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वह कहती थी, मैडम जी, मैं आपकी शुभचिंतक हूँ, लेकिन आपने सबको बताया तो वह आपके साथ भी बुरा कर देंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी। अगली सुबह मैंने अपनी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 गुड़िया थी जो सुबह सुबह वहाँ से गायब हो गई थी। तुम मुझे बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैं तुम्हारी कहीं बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारा राज राज रखूंगी। वह बोली, मालकिन, आपको नहीं लगता कोई पाप अब आप पर इतना मेहरबान क्यों है? उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर तो होगी। क्या कोई अपाहिज लड़की से इस तरह इतना प्यार कर सकता है? आपसे पहले यहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ आई थी, वह सब की सब बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने उनसे भी आपकी तरह ही शादियाँ की थी, लेकिन वह लड़कियाँ। फिर वह चुप हो गई। मालकिन जी, आप मुझे मासूम लगती हैं, आप मालिक से बच कर रहें, मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। नौकरानी की बातों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे बताओ, वह गुड़िया किसने रखी होंगी? वह बोली, मालकिन, पहले मैडम जो थी उनकी चादर के नीचे भी साहब ने इसी तरह की गुड़िया रखी थी। मैंने खुद देखा था और थोड़े ही दिन बाद वह मैडम मर गई थी। साहब ने मुझे मना किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। नौकरानी की बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैंने उससे सलाह मांगी कि तुम ही बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, मालकिन, आप यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। मैडम जी, यहाँ पर अनाथ आश्रम है जो बेसहारा औरतों को सहारा देता है। आप वहाँ पर चली जाएं, यहाँ पर आप मारी जाएंगी। मैं वह गुड़िया देखकर नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल ये सब मानने से इनकार कर रहा था। अजय तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरा इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने उम्मीद बताई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर भी ये सब कैसे कर सकता है? कैसे वह मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई। उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बिठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मेरी मालकिन को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। जब मैं बाहर ही व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई कि कहीं घर जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। वह मुझसे कहने लगी, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। मैं तो समझी थी कि तुम मर चुकी हो, मगर तुम तो अभी ज़िंदा हो। लेकिन मुझे उन पर गुस्सा था। मैंने कहा कि मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है और न ही मेरे करीब आने की। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह मेरे पाँव पकड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मैं मारने का फ़ैसला मेरा नहीं था, बल्कि फ़ैसला तुम्हारे पिताजी का था। मैं मजबूर थी, मगर तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे कब का अलग हो गया है, उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे आपकी बातों पर विश्वास कर लूँ कि आप मुझे घर ले जाकर अच्छे से रखोगी और फिर मुझे फिर से दोबारा मारने की कोशिश नहीं करोगी। मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी बातों पर यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वह मुझे अपने घर भी ले गई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हो गया? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा को मेरे साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें मारने से मैं उनका साथ नहीं दिया तो वह हम दोनों को मार देंगे। इसलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था। लेकिन मैं मानती हूँ, मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। मैं एक माँ थी। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी भी कर ली और फिर मैं अपने मायके चली गई। लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुम में ही कमी रही होगी, तभी उसने दूसरी शादी की है। इसमें तुम्हारी भी गलती है। और तुम्हारा बाप कहता है कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ तुम्हें भी रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस इंसान के साथ अब नहीं रहना चाहती। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मुझे हर सुबह तुम्हारी याद आती थी और तुम्हारा चेहरा नज़र आता था। मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी। पहले मैं लालची थी और तुम्हारे पापा की पैसों का लालच करती थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता।
मेरी तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी अपनी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम इतने समय से कहाँ थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तो मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था। उसने मेरा इलाज भी कराया, उसने मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन मुझे पता चला वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वह काम करने वाली नौकरानी ने बताया है कि उसने पहले भी बहुत सी लड़कियों से मेरी ही तरह शादी की है और वह अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बनाते हैं और उनकी चादर के नीचे रख देते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद वह उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे ये सच्चाई पता चली तो मैं भी वहाँ से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बातें बता दी। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, माँ, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। मैंने तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, तुम्हें दिन रात भूखा रखा, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मुझे तरस भी नहीं आता था। मगर अब तुम्हें मेरी ओर से कभी भी शिकायत नहीं होगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वह भी मुझसे अच्छे से बात करने लगी थी, मेरी बहुत परवाह करने लगी थी। मम्मी इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी। कहीं से भी एक जवान बेटी की माँ लगती ही नहीं थी। कोई भी धोखा खा जाता था। उनकी उम्र और चाल चलन से वह मेरी उम्र में बहन लगती थी। अब भी उन पर कई आदमी फिदा थे। मम्मी ने मुझसे कहा कि वह जहाँ जॉब करती है यह घर कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस से गाड़ी भी मिली हुई है। वह किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है। मुझसे कहा कि मैं जल्दी तुम्हारे पति से तुम्हें तलाक भी दिलवा दूंगी और तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुश हो गई कि आज मेरी माँ मुझे मिल गई थी। मैं अकेली नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अजय को छोड़ने का भी दुख था। मुझे अजय की बहुत याद आती थी, लेकिन जब मैंने उसका असली रूप जान लिया तो मुझे उससे डर लगने लगा था कि वह क्या पता आगे मुझे मारने की कोशिश ना करे। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझे खूब सारी बातें करती और मुझे बताती कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाते थे। उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। और फिर एक दिन माँ ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे और कहने लगी, यह पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा। मैंने पहले माँ से कहा कि मैं सोच समझकर ही साइन करूँगी, अभी मेरा माइंड सेट नहीं है। मैं रोज़ उन पेपर को देखती थी, लेकिन मुझ में साइन करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। माँ मुझे रोज़ तलाक के पेपर देती और कहती, साइन कर दो, जिससे कि अजय से भी इन पेपरों पर साइन करवाया जा सके। मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से मैं उठ गई। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में पानी रख देती थी, लेकिन आज पानी नहीं था। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सुनती हूँ आखिर बात क्या है। रात के समय कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिए हैं। मैं ध्यान से सुनने लगी। वह किसी आदमी की आवाज़ थी और वह कह रहा था कि जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक करवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वह माँ के कमरे में क्यों था? मुझे सब अच्छा नहीं लगा। उसने फिर से कहा, तुम जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूँ तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया और झूठी जादुई गुड़िया बनाकर रखी, और तुम अभी तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं करवा सकी। यह एक अपाहिज लड़की है, मेरी बेटे की ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी बात हो रही थी। यह आदमी मेरे पति का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जल्दी ही तुम्हारा काम करवा दूंगी। मैंने अपनी बेटी के दिल में जगह बना ली है और उसके दिल में जगह बनाते बनाते इतना समय लग गया है। वह बहुत भोली भाली है। मैं जल्दी ही आपका काम करवा दूंगी। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी और मैं सुनकर हैरान थी। मुझे रोना भी आ रहा था। मुझे अपनी नौकरानी पर भी गुस्सा आया कि मैंने उसके कहने पर
इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर कभी विश्वास नहीं किया और एक नौकरानी की बातों में आकर अपने देवता जैसे पति पर शक किया। मैं कितनी आसानी से उनको छोड़कर आ गई। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है वह भला इतनी अचानक अच्छी कैसे हो गई। मुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। एक सोची समझी चाल थी। वह नौकरानी भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उसने ही वह गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी थी और यह कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो रहा था और लग रहा था कि अभी के अभी यहाँ से भाग जाऊँ। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। और अगले दिन जब मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। वह हमेशा ही मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि यह मुझ पर नज़र रखती है, लेकिन जब से मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे लगा मेरी माँ ने मेरी निगरानी रखती थी। यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती है। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने मुझे पहले भी एक बार मारने की कोशिश की है और अभी भी मेरे साथ एक बहुत ही घिनौना खेल खेल रही है। मैंने कहा कि वह मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करके उसके बाद वह उस अमीर आदमी से शादी करके मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी सहायता करो, भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई और उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने की चूड़ियाँ उस नौकरानी को दे दी। मैंने कहा, मैं इसके बाद तुम्हें और भी कुछ दूंगी जो तुम चाहोगी और वही दे दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई। वह मुझे एक ऑटो रिक्शा में बिठाकर सीधे अजय के पास ले गई। मेरा पति अभी भी मेरे लिए परेशान हो रहा था। वह मुझे याद कर रहा था और मेरी याद में सूखकर आधा हो गया था। मुझे देखकर उसे हैरानी हुई और कहने लगा, तुम बगैर बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं कितना परेशान था। मैं ऐसा मेरा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम मुझे छोड़कर चली गई, वह भी बिना बताए? मैंने कहा, अजय मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी की बातों में आ गई थी। तुम्हारे घर की एक नौकरानी ने मुझसे कहा कि तुम हर लड़कियों के साथ ऐसे ही करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल गुड़िया भी दिखाई थी जो उसने मेरी बेड के नीचे रखी हुई थी। मैंने अजय को सारी सच्चाई बता दी। नौकरानी को ढूंढा तो वह घर पर कहीं भी नहीं मिली। अजय को तो कुछ भी नहीं पता था। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने अजय को यही बताया कि वह अपने माँ के पास चली गई है। उसने अजय से कहा कि तुम्हारी पत्नी कभी भी वापस नहीं आएगी। मैंने अजय से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक नौकरानी की बातों में आकर तुम पर शक किया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसी ही बन जाती है। उसे फिर किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी भी करना चाहते Received हैं कि Paytm पहले वह payment मेरा of तलाक करवाएंगी। 15 सारी सच्चाई rupees. जानकर अजय हैरान था। वह कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं था, इसलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी अय्याशियों की आदत से परेशान हूँ। वह जब भी कोई खूबसूरत औरत देखते हैं बस शादी के सपने देखने लगते हैं। अपने पैसे से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं और जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को फिर से छोड़ देते हैं। अजय की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वह उनसे शादी वादी नहीं करना चाहते थे। अजय ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं इस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया। वह मुझसे बहुत ही प्यार करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर तबाह कर दें, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया। मेरे घर आई। उन्हें मेरी फिक्र थी कि अगर मैं अजय के साथ रहने लगी तो उनके हाथ आई दौलत उनके हाथ से निकल जाएगी। असल में उन्हें किसी से मोहब्बत थी ही नहीं। वह तो सिर्फ दौलत की भूखी थी, एक लालची औरत थी। मेरी माँ कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, देखना मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। यह आदमी अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम्हें शादी से तलाक दिलवा दूंगी। मैंने कहा कि मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ, अब मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम पर कभी भी विश्वास नहीं करूँगी। अब मैं अजय के साथ ही रहूँगी। मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने आप पर विश्वास किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप बिल्कुल विश्वास करने के लायक ही नहीं हैं। माँ कहने लगी, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था ना? मैंने कहा, मैंने आपकी उस रात की सारी बातें सुन ली थी।
अगर आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूँगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको माफ़ किया जाए। आप एक माँ के नाम पर धब्बा हो। और मैंने फिर अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं खाया। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं रहने दिया था। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि सब कुछ ठीक हो गया। अजय ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। काश तुम मुझ पर थोड़ा विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान थे। मैंने अजय से माफ़ी मांगी कि मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। अजय के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर आई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया था कि इसके बाद ये चल फिर सकती है, और कुछ ही टाइम बाद ऑपरेशन होने के बाद मैं आज अच्छे से चल सकती हूँ। हम अपनी दुनिया में आज बहुत खुश हैं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज की दुनिया में भी ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, उसकी दुनिया संवार देते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ही औलाद को अपने ऊपर बोझ समझकर कचरे में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी से क्या शिक्षा मिली, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू।